हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विदेशी विनिमय दर फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में चर्चा करेंगे। मैं विकास गुप्ता। विदेशी विनिमय दर। विदेशी विनिमय दर का मतलब होता है कि किसी देश के पास किसी समय उपलब्ध दूसरे देश की अर्थात विदेशी मुद्रा का स्टॉक। जैसे भारत के आरबीआई के पास अन्य बहुत सारे देशों की मुद्राएं होती हैं। आप जानते ही हैं कि अमेरिका में अमेरिकन डॉलर चलता है, इंग्लैंड में स्टर्लिंग पाउंड चलता है, यूरो जोन में यूरो चलता है। इस तरह से बहुत सारी विदेशी मुद्राएं हैं। इनको हम लोग विदेशी विनिमय कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं, और शॉर्ट में इसे FOR का फॉर और एक्सचेंज का एक्स, इसको मिला के हम लोग बना देते हैं फॉरेक्स। कहते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय का मतलब फॉरेन करेंसी। जैसे 16 दिसंबर का ये डेटा है कि भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार 663.5 अरब डॉलर था। ये घटता बढ़ता रहता है। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसकी गणना एक समय बिंदु पे की जाती है। अब ये सोच रहे हैं कि विदेशी विनिमय, अरे भाई वही, याद करिए। आ, इनको तो पहचानते ही होंगे, अदनान स्वामी। इनका फेमस गाना मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, डॉलर दे या पाउंड दे या पैसों की बरसात कर दे, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। यही अदनान स्वामी, वही जो डॉलर और पाउंड की बात करते हैं, स्टर्लिंग पाउंड की बात करते हैं, उसी को विदेशी विनिमय कहते हैं। विदेशी विनिमय दर, फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि हम एक अपने देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्राओं के साथ किस दर पर अदला बदली कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, उसे हम विदेशी विनिमय कहते हैं। जैसे $1 बराबर 81 रुपए। तो अगर हमें एक डॉलर लेना है तो हमें 81 रुपए देने पड़ेंगे, तब हमें $1 मिलेगा। इसी तरीके से अलग अलग जो विदेशी मुद्राएं हैं, उनके सापेक्ष में जो भारतीय रुपए की विनिमय दर अलग अलग है। अब ये आता है कि इन विदेशी मुद्रा का जो विनिमय दर है, इसका निर्धारण कैसे होता है। तो इसका निर्धारण जो होता है वर्तमान समय में, जो आधुनिक सिद्धांत है, वो है मांग और पूर्ति के आधार पे। विदेशी मुद्रा की मांग और विदेशी मुद्रा की पूर्ति के द्वारा। और आप जानते ही हैं, जहां पे मांग और पूर्ति दोनों बराबर होते हैं, वहीं पे विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। अब ये विदेशी मुद्रा की मांग, मांग क्यों करते हैं। जब विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे तो इसका मतलब विदेश, हमारे देश की मुद्रा जो है, हमारे देश की जो मुद्रा है, जो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का स्टॉक है, डॉलर है, स्टर्लिंग पाउंड है, और भी सारी चीजें, ये सारी चीजें देश से बाहर चली जाएंगी, जिसको हम लोग कहते हैं विदेशी मुद्रा का अंतः प्रवाह। विदेशी मुद्रा का अर्थ विदेशी मुद्रा का से बाहर जाने से है, अर्थात विदेशी मुद्रा का बहिर्प्रवाह, आउटफ्लो से है। विदेशी मुद्रा की पूर्ति का अर्थ विदेशी मुद्रा का देश में आने से है, अर्थात अंतः प्रवाह, इनफ्लो से। अब ये देखते हैं कि जो कैसे हमारे देश से बाहर जाती है, किन किन उद्देश्यों के लिए, और किन किन कारणों से वो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है। तो मुद्रा का मांग या बहिर्प्रवाह, डिमांड या आउटफ्लो, ये इंडिया है। अगर हम बाहर से कोई वस्तु या सेवा का आयात करेंगे, हमारे देश के पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो चला जाएगा दूसरे देश। जैसे अगर हम चाइना से मोबाइल का आयात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा होगी, जो चाइना की मुद्रा का हमने स्टॉक कर रखा है, वो हमारे देश से कहाँ चला जाएगा, बाहर। तो हमें विदेशी मुद्रा चाहिए। अगर चाइना से हमें मोबाइल खरीदना है तो हमें चाइना की मुद्रा चाहिए, उसकी हम क्या करेंगे, मांग करेंगे। और उस मांग के लिए हमारे देश के पास, इंडिया के पास जो विदेशी मुद्रा का स्टॉक है, वो चला जाएगा बाहर।
विदेश में संपत्ति खरीदने के बारे में। अगर हम अमेरिका, यहाँ का कोई उद्योगपति है और वो अमेरिका में जाकर कोई वहाँ पे एक होटल खरीदना चाहता है, तो यहाँ पे जो रुपया है, रुपया देगा कहाँ को, इंडिया को। और आरबीआई के पास जो डॉलर है उसको लेकर विदेश में जाएगा और एक होटल खरीद लेगा। तो हमारे देश के पास जो विदेशी मुद्रा का स्टॉक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो चला जाएगा अमेरिका के पास। हमें डॉलर चाहिए, डॉलर की हम क्या करेंगे, मांग। विदेशों में पर्यटन, अगर आपका मन हो गया कि भाई चलाया जाए, पेरिस घूम लिया जाए, एफिल टावर देख लिया जाए, सातों अजूबे देख लिए जाए, तो आप जाएंगे कहाँ, विदेश में। और विदेश में जाएंगे तो यहाँ के रुपए में तो आपका काम चलेगा नहीं। आपको क्या चाहिए, विदेशी मुद्रा, डॉलर चाहिए, स्टर्लिंग पाउंड चाहिए, यूरो चाहिए, रूबल चाहिए, इस तरह की विदेशी मुद्रा चाहिए। तो आप जब घूमने जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो रुपया रहेगा वो रुपया दे देंगे भारत की आरबीआई के पास। और अगर अमेरिका जा रहे हैं तो वहां से डॉलर लेकर जाएंगे और अमेरिका में घूमेंगे और सेल्फी अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपलोड करेंगे। विदेशों में भारतीय छात्र, अगर हमारे देश का कोई स्टूडेंट है, छात्र है, और विदेश में जाकर शिक्षा लेना चाहता है, जाकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है, लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहता है, तो वहां तो रुपया चलेगा नहीं, वहां तो कोई उसको लेगा नहीं। तो यहाँ जो उस लड़के के होंगे पापा, वो जो उनके पास बैंक बैलेंस है वो ले जाके आरबीआई के पास देंगे और आरबीआई से जो है लेंगे डॉलर या स्टर्लिंग पाउंड और भेज देंगे अपने बच्चे के पास। तब वहाँ वहाँ की वो ट्यूशन फीस भर पाएगा, हॉस्टल फीस भर पाएगा और बर्गर पिज्जा खा पाएगा। विदेशी निवेश, अब यहाँ का कोई उद्योगपति है, मान लेते हैं कि धीरू भाई अंबानी के लड़के अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, और ये विदेश में जाके कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे तो उनकी मुद्रा किस में है, रुपए में है। और अगर मान लेते हैं अमेरिका में कोई फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो क्या चाहिए इनको, डॉलर चाहिए। तो रुपया दे देंगे आरबीआई के पास, भारत के जो विदेशी मुद्रा कोष के भंडार को रखता है, और वहां से क्या लेंगे, डॉलर, और डॉलर ले जाके अमेरिका में कंपनी खोल लेंगे। तो इन कारणों से हम विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है हमें, जब भी हम विदेशी मुद्रा की मांग करेंगे तो हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का स्टॉक है वो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। चलते हैं दूसरे पक्ष पे बात करते हैं, पूर्ति पक्ष पे। पूर्ति या अंतःप्रवाह मतलब हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती कैसे, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती कैसे। वस्तु व सेवा का निर्यात, हमारे यहाँ कोई चीज बनी, किसी चीज का उत्पादन हुआ, हम ले जाके बेच दिए दूसरे देश में। हमारे यहाँ जो है गेहूं का खूब उत्पादन हुआ, गेहूं ले जाके हमने जो है बेच दिया अमेरिका को, और वहां से क्या मिल जाएगा हमको, डॉलर। और डॉलर फिर कहाँ जाएगा, इंडिया में जाएगा। तो ये अंतः प्रवाह, इसलिए ये क्या है, अंतः प्रवाह है। जब हम वस्तु और सेवाओं का निर्यात करेंगे तो विदेशों की मुद्राएं हमारे देश के पास आ जाएंगी। विदेशियों द्वारा भारत की संपत्ति का क्रय, अगर कोई विदेशी उद्योगपति है और भारत में कोई संपत्ति खरीदना चाहता है तो वो अपने देश की मुद्रा ले आएगा और उसको देगा आरबीआई के पास, और उसके बदले क्या ले लेगा, रुपए, और उस रुपए से भारतीय संपत्ति को खरीद लेगा। तो इसके कारण वो अपने देश की मुद्रा कहाँ ले आएगा, भारत में ले आएगा। भारत में पर्यटन, कोई दूसरे देश का नागरिक है, यहाँ पे आ रहा है घूमने, कहाँ पे, ताजमहल, प्यार की निशानी पर, और वहां घूम रहा है, होटलों में रुक रहा है, वहां बाहर जो है बेड़ई और सब्जी खा रहा है। तो बेड़ई और सब्जी खाने के समय अगर वो डॉलर लेगा तो दुकानदार उसको स्वीकार नहीं करेगा, तो वो क्या मांगेगा, रुपया मांगेगा। तो इसलिए जब भी कोई विदेशी पर्यटक यहाँ घूमने आएगा तो वो अपने देश की मुद्रा को लेकर आएगा, और भारत के जहाँ पे भी विदेशी मुद्रा को बदला जाता है वहां पे उसको बदल के क्या ले लेगा, तो रुपया ले लेगा। इस तरीके से वो अपने देश की मुद्रा कहाँ लेकर आएगा, बाहर, बाहर से जो है भारत में लेकर आएगा। विदेशी छात्र, बहुत सारे छात्र जो है विदेशों के हमारे देश में पढ़ते हैं। अगर आपने देखा होगा तो ये विश्वविद्यालयों में आपको दिखाई देगा। जब हम भी पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में तो एक इंटरनेशनल हॉस्टल हुआ करता था, और वहाँ पे बहुत सारे दूसरे देशों के नागरिक जो है आके हमारे
यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। तो वो तो अपने देश की मुद्रा, उनके पापा जो है, उनके मम्मी है, वो अपने देश की मुद्रा भेजते रहे होंगे, और जहाँ पे भी एक्सचेंज कन्वर्ट होता है, वहां पे कन्वर्ट करा के फिर वो क्या ले लेते थे, रुपया ले लेते थे, और यहाँ पे रुपए से ही खरीदते थे, नहीं तो जाते तो कोई उनको सामान नहीं देता। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरे देश का कोई उद्योगपति है, वो हमारे देश में आके कोई फैक्ट्री खोलना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, तो उसको अपने देश की जो भी मुद्रा होगी, डॉलर, स्टर्लिंग, पाउंड, यूरो, रूबल, जो भी होगी, वो लेकर आएगा और हमारे देश में देगा, और उसके बदले क्या ले लेगा, रुपए ले लेगा। विदेशी निवेश दो दो तरीके से होता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जब भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हमारे देश में होगा, तो दूसरे देश की मुद्रा हमारे देश में आएगी। अब ये देखिए, जो मांग वक्र है, विदेशी विनिमय का मांग वक्र है, ये विनिमय दर और मांग में विपरीत संबंध होता है, इसीलिए ये वक्र ऊपर से नीचे गिरता हुआ बनाया गया है। और जो पूर्ति वक्र है, ये नीचे से ऊपर उठता हुआ बनाया गया है, क्योंकि इन दोनों में धनात्मक संबंध है और इन दोनों करों में ऋणात्मक संबंध है। और जहां पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों एक दूसरे को काटते हैं, वहीं पे संतुलन का निर्धारण होता है, जिसके कारण विदेशी विनिमय की दर आर तय हो जाती है और मात्रा जो है क्यू तय हो जाती है। यहाँ पे विदेशी विनिमय दर का मांग वक्र डी डी तथा विदेशी विनिमय के पूर्ति वक्र परस्पर बिंदु ई पर काटते हैं, जिससे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है। हम चलते हैं, विदेशी विनिमय दर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ टाइप्स। पहला है स्थिर विनिमय दर, फिर है नम या लचीली विनिमय दर, फिर तीसरा है प्रतिबंधित तैरती विनिमय दर। जो स्थिर विनिमय दर है, इसमें भी दो कैटेगरी, एक स्वर्ण और एक ब्रेटन वुड। चलिए अब इनको थोड़ा विस्तार से देखते हैं। स्थिर विनिमय दर, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। जब विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा किया जाता है, बाजार के द्वारा नहीं, बाजार शक्तियों के द्वारा नहीं, बल्कि प्रशासनिक तरीके से होता है। प्रशासित प्रशासित एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जब किया जाता है, तो उसको हम लोग स्थिर विनिमय दर कहते हैं। विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1935 से पहले जो है, विश्व में स्थिर विनिमय दर ही था, और स्थिर विनिमय दर में भी पहला जो है स्वर्णमान। स्वर्णमान विश्व युद्धों से पहले 1935 से पहले स्वर्णमान विनिमय प्रणाली थी। इस विनिमय प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण स्वर्ण की कीमत के आधार पर होता था। जैसे 10 ग्राम सोना भारत में मिल रहा है, मान लेते हैं 70 रुपए में, और अमेरिका में मिल रहा है $1 में, तो $1 बराबर 70 रुपए हो जाएंगे। या भारत में 10 ग्राम सोना 80 रुपए का मिल रहा है, और उतना ही सोना, 10 ग्राम सोना ही अमेरिका में $1 में मिल रहा है, तो $1 बराबर 80 रुपए हो जाएगा। मतलब स्वर्ण की कीमत, गोल्ड की कीमत के आधार पर विनिमय दर तय होती थी, कि हमारे यहाँ सोने की क्या क्या भाव है, और वहां पे सोने का क्या भाव है। हमारे यहाँ मान लेते हैं, काल्पनिक एग्जाम्पल है, 10 ग्राम सोना जो है 80 रुपए मिलने वाला नहीं है, सोना बहुत महंगा हो चुका है, लेकिन काल्पनिक एग्जाम्पल मान लिया है। मान लीजिए 10 ग्राम सोना भारत में 80 रुपए का मिल रहा है, और उसी कैरेट का सोना अमेरिका में $1 का मिल रहा है, तो उसे कहेंगे कि $1 बराबर 80 रुपए। उसी के आधार पे दोनों जो है कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्सचेंज कर लिए चाहिए। लेकिन देखिए फिर क्या होता है, 1935 से 1944 के बीच विश्व जो है दो विश्व युद्धों में फंसा रहा, और उसमें कोई भी निश्चित विनिमय दर प्रणाली नहीं थी। कोई भी निश्चित विनिमय दर नहीं थी। सभी एक दूसरे के अवमूल्यन करते थे, अपनी मुद्राओं की कीमत को कम करके अपने निर्यात को बढ़ाते थे, आयात को कम करते थे। इससे हर देशों के बीच में एक तो विश्व युद्ध चल रहा था, और दूसरी तरफ व्यापार युद्ध भी चल रहा था, ट्रेड वार भी चल रहा था। तो इससे, इस समस्या से निजात पाने के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण सन है 1944। 1944, इस 1944 में
अमेरिका के न्यू हैम्पशायर शहर के ब्रेटन वुड स्थान पर 44 देशों के प्रतिनिधि 1944 में एक बैठक करते हैं और इसी बैठक को ब्रेटन वुड समझौता, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें दो संस्थाओं का जन्म होता है। बात तो तीन संस्थाओं की होती है लेकिन दो ही संस्थाएं जन्म लेती हैं, स्थापना होती है। एक तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसीलिए इन दोनों बहनों को जुड़वा बहनें इन दोनों बहनों को जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं, ट्विंस सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो इससे पहले जो स्वर्णमान पद्धति थी, इसमें ये मुद्राएं जो है सोने की कीमत के आधार पर बदली जाती थी। लेकिन इसमें जो है ब्रेटन वुड प्रणाली में जो मुद्राएं बदली जाने लगी वो डॉलर के हिसाब से बदली जाने लगी और ये तय कर दिया गया कि $35 बराबर एक औंस है। अगर आपको डॉलर लेना है तो आपको 35 औंस गोल्ड देना पड़ेगा। एक औंस अगर आपको एक औंस गोल्ड लेना है तो आपको $35 देना पड़ेगा। और एक औंस सोना जो है वो 28.35 ग्राम के बराबर होता है। पहले आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी गांव में अलग अलग जो है मानक होते थे, कहते थे एक छटांग, छटांग मतलब 50 ग्राम होता था। उसी तरीके से अमेरिका में भी औंस सिस्टम एक था। औंस जो है एक औंस जो है 28.35 ग्राम के बराबर होता है। तो अगर आपको एक औंस गोल्ड देंगे तो आपको $35 मिलेगा। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार केवल और केवल अमेरिकन डॉलर में ही होगा। अगर आपको किसी भी देश के साथ व्यापार करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? डॉलर होना चाहिए। इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो ये अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभरा, एक दादा के रूप में उभरा, उसके पीछे ये ब्रेटन वुड समझौता भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब लेकिन ये जो ब्रेटन वुड समझौता था ये भी जो है बहुत दिन तक चला नहीं। क्या समस्या आ गई इसमें? ब्रेटन वुड सिस्टम क्यों कोलैप्स कर गया, क्यों फेल्ड हो गया, इसका पतन क्यों हो गया? इसके पीछे पूरा एक अलग टॉपिक है जिसको कभी आप लोग कहेंगे तो मैं विस्तार से पढ़ाऊंगा। लेकिन संक्षेप में यहाँ ये बता दूं मैं आपको कि तय हुआ कि $35 देकर आप एक औंस गोल्ड लेंगे, एक औंस गोल्ड लेंगे। तो सभी का जो है सोना कहाँ जाने लगा? अमेरिका में। सभी देशों का सोना कहाँ जाने लगा? अमेरिका में। और इसके बदले अमेरिका क्या देता था सबको? डॉलर। डॉलर ये देता गया और ये स्थिति हो गई कि पूरे विश्व का जितना सोना था उसका 75% अमेरिका में आ गया। और जो अमेरिका जो है वो 1960 और 70 के दशक में कई युद्धों में उलझा रहा, जैसे वियतनाम युद्ध, उत्तरी कोरिया युद्ध। तो इसकी स्थिति हो गई बहुत खराब। इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई जिसके कारण इसकी अर्थव्यवस्था जो है कमजोर पड़ने लगी। और ये फिक्स हो गया था कि $35 देकर एक औंस गोल्ड आप ले सकते हैं। ये फिक्स एक्सचेंज रेट था, स्थिर विनिमय था। लेकिन सोने की कीमत तो बढ़ती गई। ऐसा तो है नहीं जो 1944 में सोने की कीमत रहेगी वो उतनी ही कीमत रहेगी। वो तो बढ़ती जाएगी। सोने की कीमत आप देख रहे हैं कितना आसमान छू रही है सोने की कीमत। उस समय भी बढ़ रही थी। तो बाहर जो है एक औंस गोल्ड की कीमत थी $40 और यहाँ पे एक्सचेंज के द्वारा थी $35। तो बहुत सारे लोग क्या करने लगे? एक औंस गोल्ड देकर एक औंस $35 देकर एक औंस गोल्ड ले लेते थे, फिर उसको बाजार में बेचकर $40 कमा लेते थे। तो इसके बीच में ये जो $5 का अंतर है ये क्या होने लगा? सट्टेबाजी होने लगा, जिसे हेजिंग के नाम से जानते हैं विदेशी
विनिमय बाजार में एक शब्द है हेजिंग। हेजिंग मतलब सट्टेबाजी। एक देश की मुद्रा और दूसरे देश की मुद्रा के विनिमय के दर में अगर कोई अंतर है तो उसका फायदा उठा के जो सट्टेबाज होते हैं वो इस तरीके की क्रिया प्रक्रिया करते हैं और लाभ कमाते हैं। इसे कहते हैं हेजिंग। तो ये होने लगा और अमेरिका के पास जो है अब उतना सोना नहीं रह गया जितना उसने डॉलर छाप कर दूसरे देशों में बांट दिया। तो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कह दिया कि नहीं भाई मैं अब जो है बदल नहीं पाऊंगा। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, इन्होंने मना कर दिया, कहा कि भैया मैं मेरे बस का अब नहीं है कि मैं गोल्ड के बदले सोना दे पाऊं, गोल्ड के बदले डॉलर दे पाऊं। और 1973 में ये समझौता जो है रद्द हो गया। और एक चीज और ये आप जान लीजिए, ब्रेटन वुड सिस्टम का जो डिजाइन बनाया गया है, एक बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जिनके बारे में आप पहले से परिचित हैं, जॉन मेलार्ड कीन्स। और अमेरिकी एक अर्थशास्त्री थे, हैरी डेक्स्टर वाइट। देखिए जब आप किसी भी विषय को, सभी विषयों को आप एक दूसरे से जोड़ कर पढ़ेंगे तभी उस विषय का सही जानकारी आप ले पाएंगे। अगर अर्थशास्त्र के समय केवल अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो नहीं, उसके साथ आपको उस समय की विश्व में क्या राजनीतिक उथल पुथल हो रही थी इससे भी जोड़कर चलना पड़ेगा। और एक चीज ये जान लीजिए, अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों एक दूसरे को बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। राजनीति अर्थव्यवस्था को और अर्थव्यवस्था राजनीति को। इसलिए आपको दोनों को इंटर रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम आते हैं नम या लचीली विनिमय दर प्रणाली। 1973 में इसको अपना लिया गया और ब्रेटन वुड समझौता जो रद्द हो गया और एक नई विनिमय दर प्रणाली अपनाई गई। इसका जो निर्धारण होता है वो सरकार नहीं करती है बल्कि बाजार। कौन करता है? बाजार। और बाजार में कौन शक्तियां? मांग और पूर्ति। जिसको एडम स्मिथ ने क्या कहा था, दो अदृश्य हाथ, ये दिखाई तो नहीं देते हैं लेकिन पूरे बाजार का संचालन, संतुलन, निर्धारण सब कौन करता है? मांग और पूर्ति। ये दो शक्ति है, बहुत ताकतवर शक्ति है। और इससे पहले ही आप पढ़ चुके हैं विदेशी मुद्रा की मांग किन कारणों से होती है और विदेशी मुद्रा की पूर्ति किन कारणों से होती है। जहां पर मांग और पूर्ति दोनों बराबर होंगे वहीं पे विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा। लेकिन इसमें एक समस्या ये है कि भाई मांग और पूर्ति अनेक कारणों से प्रभावित होती है, जिसके कारण जो विनिमय दर का निर्धारण है वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। और इस उच्चावचन के कारण अंतरराष्ट्रीय व्यापार जो है प्रभावित होता है। इसीलिए इसी में प्रतिबंधित तैरती हुई विनिमय दर प्रणाली को अपनाया गया, जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली और लचीली विनिमय दर प्रणाली दोनों का मिक्सर है। इसका भी निर्धारण बाजार के द्वारा होता है, लेकिन इसकी एक ऊपरी सीमा और एक निचली सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि विनिमय दर इससे ऊपर नहीं जाएगा या विनिमय दर इससे नीचे नहीं जाएगा। अगर ये ऊपर पहुंचने लगता है तब वहां का केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करता है और हस्तक्षेप करके इसको नीचे लाने का प्रयास करता है। और जब विनिमय दर बहुत नीचे चला जाता है तो फिर केंद्रीय बैंक हस्तक्षेप करके इसको ऊपर लाने का प्रयास करता है। इसीलिए इसमें परिवर्तन तो होता है बाजार की शक्तियों के ही द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा उच्चावचन नहीं होता है जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो है एक स्थिरता का माहौल हो। अस्थिरता ना आए कि जो भी व्यापारी है वो भयभीत रहे कि आज डॉलर की कीमत $1 बराबर 70 रुपए है, कहीं ऐसा ना हो कि कल $1 बराबर 100 रुपए हो जाए। इतना परिवर्तन नहीं होता। आज भी देखते हैं डॉलर की कीमत रोज कुछ ना कुछ घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन एक लिमिट। ऐसा नहीं कि आज डॉलर 80 रुपए है तो कल 90 रुपए हो जाएगा। हाँ बढ़ेगा, थोड़ा मोड़ा घटे बढ़ेगा, 1 रुपए और या पैसे में ऊपर नीचे होता है। और आपको अभी ये नहीं लग रहा होगा कि पैसे में इस परिवर्तन कितना प्रभावी होता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लाखों करोड़ों रुपए में होता है। वहां एक एक पैसे का ऊपर नीचे होना भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। एक टॉपिक है मूल्यह्रास। जब विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य बाजार शक्तियों के कारण कम हो जाता है तो, या $1 प्राप्त करने के लिए अब पहले से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो उसे हम कहते हैं रुपए का मूल्य ह्रास हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया।
डिप्रीसिएशन हो गया। और जब यही प्रक्रिया जानबूझकर सरकार के द्वारा की जाती है तो उसी को अवमूल्यन कहते हैं। दोनों में होगा वही, बस तरीका, मूल्यह्रास में बाजार के द्वारा परिवर्तन होगा और अवमूल्यन में सरकार के द्वारा होगा। जैसे अगर $1 बराबर 70 रुपए था और $1 बराबर 80 रुपए हो गए, अब $1 को प्राप्त करने के लिए पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। 10 रुपए क्या होगा, ज्यादा होने देने पड़ेंगे। इसी को कहेंगे मूल्यह्रास। जब ये बाजार शक्तियों के द्वारा होगा तो मूल्यह्रास कहेंगे, और जब सरकार के द्वारा होगा तो अवमूल्यन कहेंगे। अवमूल्यन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से अनुमति लेना अनिवार्य है, और मूल्यह्रास तो अपने आप होता है, उसमें अनुमति किसी से लेने की जरूरत ही नहीं है। इसी को हम लोग कहते हैं कि रुपया नीचे लुढ़का, रुपया गिर रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। आजकल देख रहे हैं कि भारतीय रुपए की कीमत जो है बहुत तेजी से गिर रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये हो सकता है कि जो विदेशी मुद्रा का इनफ्लो है वो कम है, अंतः प्रवाह कम है और बहिर्प्रवाह ज्यादा है। भारत से विदेशी मुद्रा बाहर ज्यादा जा रही है और आ कम रही है। मांग ज्यादा है और कीमत कम है। और जब मांग ज्यादा होगी, जिस चीज की मांग ज्यादा होगी, अगर डॉलर की मांग ज्यादा है तो डॉलर की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रुपए की मांग कम है तो रुपए की कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो साधारण सा नियम है जिसको हम लोग जानते ही हैं पहले से। विदेशी विनिमय बाजार, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वह बाजार होता है जहां पे विदेशी मुद्रा खरीदी व बेची जाती है, जहां पे एक्सचेंज हम लोग करते हैं। एक्सचेंज दो तरीके से होता है, इसलिए दो तरह का बाजार होता है। एक चालू बाजार स्पॉट मार्केट, एक होता है वायदा बाजार जिसे कहते हैं फॉरवर्ड मार्केट। चालू बाजार जो होता है, जो स्पॉट मार्केट होता है, इसमें जो खरीदने और बेचने वाले होते हैं उनमें सौदा 2 दिन के अंदर होता है। आज ही तय हो जाएगा कि भाई मुझे चाहिए $100 चाहिए, आप किस एक्सचेंज रेट पे मुझे देंगे, उतना हो जाता है, उसी पे होते हैं। और अगर आपको, जैसे मान लेते हैं आज जो है 11 आज जो है 12 जनवरी है, और आप जान ही रहे हैं आज युवा दिवस भी है। तो अगर आप 12 जनवरी को ही किसी से तय कर लें कि मुझे 30 जून को 1000 30 जून को आपको $1000 चाहिए, तो आज ही का रेट तय हो जाए, तो इसे हम लोग कहेंगे वादा। एक वादा करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि इस डेट को हम आज की ही डेट में जो डिसाइड एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उस पे आपको हम $1000 दे देंगे। लेकिन इसमें 90 दिन का ही समय है, मैक्सिमम टाइम 90 दिन। ऐसा नहीं कि आज तय कर लिया और 3 साल बाद एक्सचेंज कर रहे हैं। नो 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 नो, आपको मैक्सिमम 30 दिन के अंदर ही अंदर विदेशी मुद्रा का जो भी आप खरीदना या बेचना चाहते हैं वो आपको सौदा अपना पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो एग्रीमेंट, जो सौदा हुआ, समझौता हुआ, वायदा हुआ है, प्रॉमिस हुआ है, सब क्या हो जाएगा, खत्म। तो ये था विदेशी विनिमय बाजार। ठीक है। और ब्रेटन वुड्स सिस्टम एक अलग सा टॉपिक है। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं उस पर अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ब्रेटन वुड सिस्टम आया, उसके पीछे का क्या हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, और किस तरीके से ये काम किया, और क्यों ये जो है कोलैप्स हो गया, इसका पतन हो गया। कैसा लगा मेरा आपको वीडियो? मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।